हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग मस्ट गो। आज हम हिंदी पेडागोजी का लेक्चर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट किया था और उसमें हमने अर्जन और अधिगम को जाना था और साथ ही साथ हमने भाषा कौशल को समझा था। आज हम जो समझने जा रहे हैं, आज हम यहाँ पे जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है भाषा की शाखाएँ, यानी कि ब्रांचेस ऑफ लैंग्वेज। इस टॉपिक को करने के बाद हमने जो भाषा कौशल जाने थे उनको हम थोड़ा सा डीप में भी जानेंगे। तो आप इस लेक्चर के साथ अंत तक ज़रूर बने रहिए। देखते हैं भाषा की शाखा, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आप इसको ज़रूर ध्यान से देखेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखेंगे भाषा की शाखाओं में पहली शाखा कौन सी है। पहली शाखा है स्वनिम। देखिए स्वनिम क्या होती है, इसको हम फोनिम बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फोनिम बोलते हैं। स्वनिम क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्वनिम बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगली जो इसकी बात है वो है कि ये किससे संबंधित है? ये ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। किससे संबंधित है? ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। संबंधित है। अगर हम उदाहरण देखें तो उदाहरण यहाँ पर हमारा हो जाएगा हमारी वर्णमाला। हमारी जो वर्णमाला के अक्षर हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, क्या उदाहरण हमारे क्या हो जाएंगे? हमारी जो वर्णमाला के अक्षर हैं जिनको हम ध्वनियाँ भी बोलते हैं वो हमारे क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएंगे। स्वनिम क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ये ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। अगली जो शाखा है वो है हमारी रूपिम। रूपिम को हम मॉर्फिम बोलते हैं। रूपिम को हम मॉर्फिम बोलते हैं। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं। ये भी भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं, लेकिन कैसे सबसे छोटी इकाई हैं? ये अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं। किससे? अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं। रूपिम क्या है? अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई। एग्जाम्पल देखें हम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हमने कहा लड़का, लड़की। इंग्लिश में देखें तो हम इसको गर्ल, ठीक है, क्या बोल सकते हैं? गर्ल। देखिए एक शब्द में एक से ज़्यादा रूपिम हो सकते हैं, एक शब्द में एक से ज़्यादा मॉर्फिम हो सकते हैं। कैसे? जैसे एक वर्ड देख लीजिए, यहाँ पे हमने गर्ल लिख लिया, एक वर्ड होगा हमारा गर्लिश। यहाँ ले लेते हैं थोड़ा सही से दिखाई दे। एक वर्ड हमारा, हम यहाँ लिख लेंगे गर्लिश। गर्लिश का मतलब क्या होता है? लड़कियों का। जैसे कि पिंक कलर अगर कहा जाए तो पिंक कलर किसका कलर होता है? लड़कियों का कलर होता है, यानी कि गर्लिश कलर होता है, यानी कि लड़कियों का। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो शब्द बना हुआ है किन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है? गर्ल प्लस इश, गर्ल प्लस इश, लड़कियों प्लस का। तो यहाँ पर कितने मॉर्फिम हो जाएंगे? यहाँ पर हमारे 2 मॉर्फिम हो जाएंगे। एक मॉर्फिम ये रहा, एक मॉर्फिम ये रहा, तो दोनों मिलाकर हमारे 2 मॉर्फिम हो जाएंगे, यानी कि 2 रूपिम हो जाएंगे। समझ में आया होगा आपको? स्वनिम ध्वनि विज्ञान से संबंधित है और भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं, यानी कि स्ट्रक्चर की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई हैं। अगर हम रूपिम की बात करें, रूपिम हमारी अर्थ की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई हैं। अगला देखेंगे वाक्य विन्यास, जिसे हम सिंटैक्स बोलते हैं। 11वीं-12वीं में आपने किए भी होंगे। क्या होते हैं? जैसे हमने एक वाक्य लिखा, रवि घर जाता है। दूसरा वाक्य हमने लिखा, रवि है घर जाता। क्या आप मुझे बताएंगे इन दोनों में से किसका वाक्य विन्यास सही है? इन दोनों वाक्यों में सब सही वाक्य विन्यास कौन सा है? बताइए। रवि घर जाता सही है या रवि है घर जाता?
आप देखेंगे तो ये वाला वाक्य विन्यास हमारा यहाँ पे सही है और ये वाला वाक्य विन्यास गलत है। यानी कि जो वाक्य विन्यास यानी कि सिंटैक्स जो है वो वाक्य विन्यास से संबंधित होता है। सही वाक्य विन्यास करना इसमें शामिल होता है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से वाक्य सही है या नहीं है ये किससे पता चलता है हमें, ये हमारी बताती है वाक्य विन्यास शाखा। अगला देखेंगे सीमेंटिक्स। सीमेंटिक्स मैंने इंग्लिश में यहाँ पहले क्यों लिख दिया, यहाँ सब में हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में यहाँ पहले क्यों लिख दिया है, क्योंकि देखिए जब एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो हिंदी में ये वाली चीज़ हमें नहीं दी जाती है। भले ही हिंदी के में आए या इंग्लिश के में आए तो हमें वर्ड कौन सा दिया जाता है, सीमेंटिक्स क्या है, अर्थ प्रयोग विज्ञान। क्या है हमारा सीमेंटिक्स, अर्थ प्रयोग विज्ञान। देखेंगे अर्थ प्रयोग विज्ञान क्या होता है कि हमने लिखा कि राधा चाय पीती है, ठीक है। दूसरा हमने लिख दिया राधा भोजन पीती है। देखिए वाक्य देखकर आपको लगेगा कि ये क्या लिख दिया मैंने, लेकिन समझाने के लिए आपको बताना ज़रूरी है, ये वाक्य लेने ज़रूरी हैं। देखिए राधा चाय पीती है, यहाँ पर हमारा क्या है वाक्य विन्यास सही है, यानी कि सिंटेक्स हमारा सही लगा हुआ है, राधा चाय पीती है सही लिखा हुआ है, तो ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है। आप देखेंगे क्या ये अर्थ की दृष्टि से सही है, राधा चाय पीती है, चाय पीने की ही चीज़ है, तो ये हमारा अर्थ की दृष्टि से भी सही है। अगला देखेंगे राधा भोजन पीती है, बताइए क्या भोजन को पिया जाता है, वाक्य विन्यास यहाँ भी सही है, राधा भोजन पीती है सही है, सब्जेक्ट है हमारा, ऑब्जेक्ट है हमारा और क्रिया यानी कि क्या है वर्ब है हमारी, लेकिन हमारा वाक्य विन्यास सही है पर अर्थ की दृष्टि से ये वाक्य कैसा है, गलत है। यानी कि जो हमारी सीमेंटिक ब्रांच है वो अर्थ प्रयोग विज्ञान से संबंधित है। समझ में आया होगा आपका। एक है प्रैग्मेटिक्स, क्या है प्रैग्मेटिक्स, संकेत प्रयोग विज्ञान। ये क्या है संकेत प्रयोग विज्ञान, कोई बात हम कहना चाह रहे हैं, कोई बात हम कहना चाह रहे हैं, देखिए बात के कहने के तरीके से बात के मीनिंग बदल जाते हैं। कैसे, अगर हम कहें माना इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ और इंडिया मैच को जीत गई, अगर आपको न्यूज़ पे ऐसा कुछ सुनाई दे कि बड़े खुशी की बात है कि इंडिया हमारी इतने इतने विकेट से जीत गई है, बताइए बात है खुशी की, कह रहे हैं मुंह लटका कर, हाव भाव हमारी बात से मैच नहीं हो रहे, तो ये हाव भाव हमारे बात से मैच नहीं हो रहे, यानी कि ये जो सीमेंटिक शाखा है ये प्रैग्मेटिक जो शाखा है वो हमारी हाव भाव से संबंधित है, यानी कि जैसा आपका वाक्य है उसी हिसाब से आपको हाव भाव मैच करने हैं। तो ये किससे संबंधित है, हाव भाव से संबंधित है। इसको संकेत प्रयोग विज्ञान भी कहते हैं, यहाँ लिख दिया मैंने संकेत प्रयोग विज्ञान। ये किससे संबंधित है, हाव भाव से संबंधित है। आई होप आपको भाषा की पांचों शाखाएं समझ में आई होंगी। आप इंग्लिश और हिंदी में भी, आप इंग्लिश में भी इन चीज़ों को याद रखेंगे और हिंदी में भी याद रखेंगे और इनका अर्थ भी याद रखेंगे। आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो मोस्टली पूछे जाते हैं वो भाषा की दो शाखाएं हैं, स्वनिम और रूपिम। ये बहुतायत आपसे पूछी जाती है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्वनिम और रूपिम से बनते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे कि कल हमने लैंग्वेज कौशल पढ़े थे, आज उन्हीं को थोड़ा सा डीप में जानने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा सुनना कौशल था, कौन सा कौशल था, सुनना। तो सुनने को देखेंगे हम, सुनना यानी कि लिसनिंग, सुनना यानी कि लिसनिंग। मैंने बताया था सुनना में महत्वपूर्ण क्या है, सुनकर बातों को समझना। ये आपने जान ही चुके हो कि सुनकर बातों को समझना ही सुनने में महत्वपूर्ण है, सुनकर बातों को समझना। देखिए सुनना भी दो प्रकार का होता है, सुनना भी हमारा कितने प्रकार का होता है, सुनना भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, देखिए सुनना हमारा कितने प्रकार का, दो प्रकार का। कैसे, सक्रिय रूप से सुनना, सक्रिय रूप से सुनना और निष्क्रिय रूप से सुनना।
किससे? निष्क्रिय रूप से। अच्छे से लिख देते हैं, आपको ढंग से समझ में आए। निष्क्रिय रूप से सुनना, सुनना, सुनना। सक्रिय रूप से सुनने को हम क्या कहते हैं? एक्टिव लिसनिंग। कैसे कहते हैं? एक्टिव लिसनिंग। इंग्लिश में भी ये आते हैं, तो इंग्लिश के लिए भी आप इसको, अगर आपने इंग्लिश भरा है तो भी आप इसको तैयार कर सकते हैं, एक्टिव लिसनिंग। दूसरी होती है हमारी निष्क्रिय रूप से सुनने को हम कहते हैं पैसिव लिसनिंग। क्या बोलते हैं? पैसिव लिसनिंग। देखिए, एक्टिव लिसनिंग क्या होती है? सक्रिय रूप से सुनना क्या होता है? जब आप किसी की बातों को ध्यान से सुनते हैं और क्वेश्चन आंसर करते हुए सुनते हैं, सवाल जवाब करते हुए सुनते हैं। आप किसी बात को अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपके मन में कुछ डाउट भी आएंगे, और उन डाउटों को क्लियर करने के लिए आप क्या होगा? उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप क्वेश्चन भी पूछेंगे। तो यही होती है हमारी सक्रिय रूप से सुनना, यानी कि सक्रिय रूप से सुनना, एक्टिव लिसनिंग। तो इसमें क्या, हम सवाल जवाब करके सुनते हैं। कैसे? सवाल जवाब कर कर सुनना, है ना? सवाल जवाब करके सुनना, ठीक है। सक्रिय लिसनिंग यानी कि हम भी, जो भी हम सुन रहे हैं उसमें हम भी क्रियाशील हैं, तो होगा सक्रिय लिसनिंग, यानी कि सक्रिय रूप से सुनना। निष्क्रिय रूप से सुनना यानी कि पैसिव लिसनिंग क्या होती है? देखिए, जब हम बातों को सुन रहे हैं, कोई बोल रहा है, हम बातों को सुन तो रहे हैं लेकिन उसकी बात को ध्यान नहीं दे रहे। जब ध्यान नहीं देंगे तो हम उसके बारे में ना ही कोई प्रतिक्रिया करेंगे, ना ही कोई क्वेश्चन पूछेंगे। तो यही होता है हमारा निष्क्रिय रूप से सुनना। कोई हमारे सामने बात कर रहा है, देखिए अब आप जब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी आवाज़ के साथ साथ आस पड़ोस की कुछ और भी आवाज़ सुन रहे होंगे। तो अगर आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, ध्यान से वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कर रहे हैं कैसी? एक्टिव लिसनिंग कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको जो आसपास की आवाज़ सुनाई दे रही है, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तब आप क्या कर रहे हैं? पैसिव लिसनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना? समझ में आया? निष्क्रिय रूप से सुनना। बच्चों के सुनना कौशल को हम बूस्ट कैसे कर सकते हैं, उनके सुनना कौशल को विकसित कैसे कर सकते हैं? देखिए, टीचर भाषा शिक्षक का, एक भाषा शिक्षक है, वो चाहता है कि वो अपने बच्चों का जो सुनना कौशल है उसको अच्छा करे। तो क्या करना चाहिए उसको? कुछ भी कर सकता है। जैसे उसने एक रेडियो में कुछ उसको सुनाया, दिखाया नहीं, एक रेडियो लिया, उसमें एक प्रोग्राम उसने चलाया। उस प्रोग्राम को चलाने के बाद क्या हुआ? उसने उस प्रोग्राम से रिलेटेड बच्चों से क्वेश्चन पूछे। जो बच्चे उस प्रोग्राम का चला, जो उससे संबंधित क्वेश्चन को आंसर अगर कर पाए, तो यानी कि उन्होंने बातों को एक्टिव रूप से सुना, एक्टिव रूप से सुना। लेकिन जो बच्चे उनका आंसर नहीं दे पाए, यानी कि उन्होंने बातों को सही से नहीं सुना। इसीलिए जो सुनना कौशल है वो सबका एक समान रूप से विकसित नहीं होता। सुनना कौशल भी सबका एक समान रूप से विकसित नहीं होता। एक टीचर जब क्लास में पढ़ाता है, उसकी बातें पूरी क्लास सुनता है, क्या बताइए सभी बच्चे उसकी बातों को उतने ही अच्छे से समझते हैं या उसकी बातों का उतने ही अच्छे से अर्थ ग्रहण करते हैं, मतलब इक्वली ही वो अर्थ ग्रहण करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो सुनना होता है, सुनना कौशल सबका अलग अलग स्टेज पर हो सकता है, यानी कि किसी का अच्छा हो सकता है और किसी का थोड़ा कम अच्छा हो सकता है। तो देखेंगे, आपने समझ लिया होगा कि सुनना, लिसनिंग में क्या क्या बातें और महत्वपूर्ण थी। सुनना हमारा 2 प्रकार का था, कौन कौन सा था? एक्टिव लिसनिंग एंड पैसिव लिसनिंग। अगला देखेंगे, सुनना के बाद क्या है हमारा? बोलना होगा। सुनना के बाद हमारा होगा बोलना। क्या होगा? बोलना को हम बोलेंगे स्पीकिंग। क्या बोलेंगे? स्पीकिंग। अच्छा बताइए, हमने स्पीकिंग में क्या चीज़ महत्वपूर्ण बताई थी? स्पीकिंग में अभिव्यक्ति। किसको महत्वपूर्ण बताया था? अभिव्यक्ति, आत्म अभिव्यक्ति कह लो। आत्म अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। क्या इसमें? आत्म अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। बोलना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? आत्म अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। देखिए, एक चीज़ और, जो हमने सुनना कौशल अभी किया है, उसमें एक चीज़ से और हमारी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मुझे ध्यान आ गया तो मैंने बता दिया कि सुनना कौशल एक हमारा गेम है, उससे भी विकसित होता है। आपने अंताक्षरी
अंत्याक्षरी ऐसा लिखते हैं शायद, देख लेना। अंत्याक्षरी जो होता है उसको हम बहुत खेला हुआ है, हमने बचपन में क्या करा है, बहुत खेला है। इस अंताक्षरी से हम बच्चों का सुनना कौशल विकसित कर सकते हैं। जैसे कि जब हम गाना गाते हैं तो गाना किस वर्ड पे एंड हुआ है, जब हम ढंग से सुनेंगे तभी हम बता पाएंगे कि किस अक्षर से कोई भी गाना एंड हुआ है। और उसी के साथ ही जैसे हम इंग्लिश में वर्ड से रिलेटेड अंताक्षरी बच्चों को करवाते हैं, तो क्या करते हैं बच्चे, एक वर्ड उसने बोला, जैसे बॉय बोला, तो अगली टीम को किससे वर्ड बताना है, वाई से बताना है। पहले वर्ड का जो एंडिंग लेटर है उसी से अगली टीम को वर्ड गैस करना है। तो अंताक्षरी से अगर आपके क्वेश्चन में आए कि भाई अंताक्षरी से हम कौन सा कौशल विकसित कर सकते हैं, देखिए अंताक्षरी से बोलना सुनना दोनों ही कौशल विकसित होते हैं। भाई बच्चे बोलेंगे भी और बच्चे दूसरी टीम को ध्यान से सुनेंगे भी, तो अंताक्षरी से दोनों ही कौशल विकसित होते हैं, बोलना और सुनना। ठीक है, अब बोलना में देखेंगे, बोलना में क्या महत्वपूर्ण है। अब हमने क्या करेंगे, बोलना कौशल, मन की बातों को अभिव्यक्त कर पाना महत्वपूर्ण है। देखिए बोलेंगे तो हम, ऐसा नहीं है किसी भी तरीके से जाके बोल दो, जब हम बातें बोल रहे हैं उसको हमें उचित हाव भाव के साथ, उचित लय के साथ बोलना होगा। ठीक है, ताकि जो सामने वाला बंदा है उसका सही अर्थ निकाले। ठीक है, किसी ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि मुझे ये क्वेश्चन बता दीजिए, हमने कहा ठीक है बताती हूँ। अगर उसी बात को हम ऐसे कहा ठीक है बता रही हूँ, तो दोनों में कितना अंतर है कि पहले से तो ये पता चल रहा है कि मैं उसे बताना चाहती हूँ, दूसरे से क्या पता चल रहा है कि मैं उसे उस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताना चाहती हूँ, यानी कि उसने जो क्वेश्चन मुझे पूछा है तो ऐसा लग रहा है कि मैं डिस्टर्ब हुई या मैं उसके क्वेश्चन का आंसर देना नहीं चाहती। तो हाव भाव भी बोलने में महत्वपूर्ण होते हैं। तो बोलने में क्या क्या महत्वपूर्ण होती है, अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है और हमारे हाव भाव भी हमारे यहाँ पर क्या है, महत्वपूर्ण है। समझ में आया आपको। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है, अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा, बोलना हो गया, सुनना, बोलना, पढ़ना। अब हमारा कौन सा होगा, पढ़ना कौशल होगा। कौन सा होगा, पढ़ना कौशल। पठन कौशल कौन सा होगा, पठन कौशल, यानी कि पठन कौशल। बोलना कौशल हो गया, पठन कौशल यानी कि रीडिंग, यानी कि हमारी क्या हो जाएगी, रीडिंग हो जाएगी। देखिए पठन कौशल में क्या महत्वपूर्ण है, मैंने आपको कल भी बताया था कि पठन कौशल में जो हमारा महत्वपूर्ण है वो है अर्थ ग्रहण करना। चीज़ों को पढ़कर हम अर्थ ग्रहण कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो पठन कौशल में हमारा क्या है, अर्थ ग्रहण करना। क्या महत्वपूर्ण है, अर्थ ग्रहण करना। क्या, अर्थ ग्रहण करना। ठीक है, क्या महत्वपूर्ण है, अर्थ ग्रहण करना। देखिए अब जो रीडिंग होती है उनके टाइप्स ऑफ रीडिंग, पठन के प्रकार, पठन के प्रकार होते हैं कुछ, पठन के प्रकार कौन कौन से प्रकार होते हैं वो देख लेंगे। पठन के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रीडिंग, टाइप्स ऑफ रीडिंग, टाइप्स ऑफ रीडिंग कौन कौन से होते हैं, आपने एक पढ़ा होगा बहुत ज़्यादा बीटीसी और बीएड में, सस्वर पाठन। सस्वर पाठन यानी कि बोल बोल के पढ़ना, सस्वर, स्वर सहित पाठन यानी कि बोल बोल कर पढ़ना। और दूसरा क्या होता है, मौन पाठन। कौन सा होता है, मौन पाठन। कौन सा होता है, मौन पाठन। क्या होगा, मौन पाठन। उसके बाद गहन पाठन। गहन, मौन पाठन को साइलेंट रीडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइलेंट रीडिंग। ठीक है, स्वर पाठन को लाउड रीडिंग बोलते हैं, लाउड रीडिंग। गहन पाठन को बोलेंगे इंटेंसिव रीडिंग। क्या बोलेंगे, इंटेंसिव रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग। यानी कि हम कोई टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसकी जड़ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें खो जा रहे हैं। देखिए कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है तो हम उसमें खो ही जाते, कोई आवाज़ भी लगाए तो हमें समझ में नहीं आता, किसी ने आवाज़ भी लगाई, तो यही होता है गहन पाठन, बिल्कुल उसमें खो जाना, पढ़ते समय चीज़ों को उसमें खो जाना, यही हमारा क्या कहलाता है, गहन पाठन कहलाता है। आगे देखेंगे अगला जो पाठन है हमारा वो है हमारा सहायक पाठन। क्या हो जाएगा, सहायक पाठन। क्या होगा, सहायक पाठन। क्या हो जाएगा, सहायक पाठन यानी कि सप्लीमेंट्री रीडिंग। कैसी हो जाएगी, सप्लीमेंट्री रीडिंग, सप्लीमेंट्री
सप्लीमेंट्री रीडिंग यानी कि कोई विषय वस्तु हमने तैयार कर ली है, कोई विषय वस्तु हमने तैयार कर ली है, कोई विषय वस्तु हमने तैयार कर ली है, लेकिन हमें लग रहा है कि अभी इसमें कुछ कमी है, तो हम क्या करेंगे, और बुक से उसको डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक हमारा तैयार हो गया, लेकिन जो डाउट्स रह गए उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम और टॉपिक को और जगह से उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे। यही होता है हमारा सप्लीमेंट्री रीडिंग। जिस बुक को हम पढ़ रहे हैं, हमें उसमें अगर कोई डाउट लग रहा है तो उसकी हेल्प के लिए हम दूसरी बुक को भी पढ़ रहे हैं, तो वही हमारा होता है सप्लीमेंट्री रीडिंग। क्या होती है? सप्लीमेंट्री रीडिंग। अब होती है हमारे पुस्तकालय पाठन। क्या होता है? पुस्तकालय पाठन। कौन सी होती है? लाइब्रेरी रीडिंग। कौन सी? लाइब्रेरी रीडिंग क्या होती है भाई? लाइब्रेरी में जाकर हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, तो यही क्या होती है? हमारी लाइब्रेरी रीडिंग होती है। तो आई होप आपने बोलना कौशल को भी समझ लिया होगा, उसके जो भी चीज़ें रह गई तो उसको जान लिया होगा। अगला देखेंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना हो गया, पठन कौशल हो गया। ठीक है, देखिए इन कौशलों से संबंधित जो भी हमारे अक्षमताएं हैं, यानी कि अक्षमताएं जो होती हैं, यानी कि डिसऑर्डर जो भी हैं, उनको हम एक साथ कवर करेंगे। डिसऑर्डर्स को हम एक लेक्चर में करेंगे, तो हम यहाँ पर नहीं बता रहे। ठीक है, इनसे संबंधित जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनको हम एक साथ लेक्चर में करेंगे। पठन कौशल हो गया। अब सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल। ठीक है, लिखना कौशल यानी कि राइटिंग स्किल। लिखना में क्या है? वही कौन सी? आत्म अभिव्यक्ति इसमें महत्वपूर्ण है। अगर बच्चों को हमने कोई टॉपिक दे दिया, ठीक है, बच्चों को हम आत्म अभिव्यक्ति के लिए जो भी टॉपिक देंगे उसमें पहले इजी टॉपिक देने की कोशिश करेंगे। जैसे बच्चे का बर्थडे हुआ तो हम बच्चे से कहेंगे आप अपने बर्थडे पार्टी के बारे में 10 लाइनें लिख के लाइए। ठीक है, चलिए बर्थडे सबका नहीं होता है एक साथ, बर्थडे भाई सबका एक साथ नहीं होगा, लेकिन कोई भी फेस्टिवल है वो तो सभी के लिए इक्वल है। तो हम अगर जैसे दिवाली आई तो हम बच्चों से दिवाली के बाद कहेंगे कि आप लिखकर बताइए कि आपने दिवाली पर कैसे एंजॉय किया, क्या क्या चीज़ें आपने की। और दिवाली से पहले हम लिखवा सकते हैं कि आप लिखिए, अपने विचार अभिव्यक्त कीजिए कि आप दिवाली को किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखना कौशल में क्या है? क्या बच्चा जो लिख रहा है उससे उसकी आत्म अभिव्यक्ति हो पा रही है? तो लिखना कौशल में क्या महत्वपूर्ण है? आत्म अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। हमने देखो अभी एक टॉपिक किया था, क्या किया था हमने? पठन किया था। पठन में कुछ चीज़ और देख लेते हैं। पठन, देखिए पठन में हम किन किन चीज़ों में सुधार कर सकते हैं, बच्चों की क्या क्या क्वालिटीज़ सुधार सकते हैं। देखिए पठन क्यों कराया जाता है? एक होता है, पहले तो सस्वर पाठन होता है, सस्वर पाठन। ठीक है, एक होता है मौन पाठन। मौन पाठन किस लिए कराया जाता है और सस्वर पाठन किस लिए कराया जाता है? सस्वर पाठन क्यों कराएंगे हम? बच्चों का उच्चारण सुधारने के लिए हम सस्वर पाठन कराएंगे। अगर हम बच्चे का उच्चारण सुधारना चाहते हैं तो हम क्या कराएंगे? उनको सस्वर पाठन कराएंगे। उच्चारण हम उसका सुधारना चाहते हैं तो हम क्या कराएंगे? सस्वर पाठन कराएंगे। ठीक है, अगला देखेंगे, अगर हम बच्चा पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है उसको, जब बच्चे को प्राइमरी लेवल पर पढ़ना सिखाएंगे तो उसे सस्वर पाठन सिखाएंगे, जैसे कि अक्षरों को जोड़ के पढ़ना सिखाएंगे। जैसे कि बेटा बोलो कमल कमल। प्राइमरी स्टेज पे हम क्या करते हैं? बच्चों को सस्वर पाठन कराते हैं ताकि बच्चे चीज़ों को समझें और क्या होता है, अक्षरों को मिला कर पढ़ सकें। तो हम सस्वर पाठन कराएंगे, अक्षरों को जोड़कर पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ने के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या उच्चारण सुधारने में हमारे मौन रीडिंग काम आ सकती है, यानी कि साइलेंट रीडिंग काम आ सकती है? नहीं आ सकती। अक्षरों को जोड़कर हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो ये रीडिंग काम करेगी? ये नहीं काम करेगी। कौन सी करेगी? ये करेगी हमारी। ठीक है, पढ़ने का आनंद किस में ज़्यादा आता है बताइए?
हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे तो क्या होगा, हम थोड़ी देर में थक जाएंगे। पढ़ने का आनंद अगर हम लेना चाहते हैं, तो हम मौन रीडिंग को प्रेफर करेंगे। किसको करेंगे? मौन रीडिंग को प्रेफर करेंगे, शेषवर पाठन को प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ेंगे तो हम थक जाएंगे। समझ में किस में अच्छा आता है बताइए? समझ में चीज़ें किस में अच्छी आती हैं? हम चिल्ला चिल्ला कर पढ़ रहे हैं, बस रट रहे हैं। चीज़ों को रट सकते हैं शेषवर पाठन में, लेकिन चीज़ों को समझना किस में ज़्यादा अच्छे से समझना हो सकता है? समझ हम मौन पाठन में ज़्यादा अच्छे से सकते हैं, लेकिन शेषवर पाठन में हम क्या कर सकते हैं? रट्टा अच्छा मार सकते हैं। रट्टा मारना हो तो हम शेषवर पाठन में अच्छा मार सकते हैं, लेकिन हमें चीज़ों को समझना हो तो हम किस में करेंगे? मौन पाठन में। देखिए, रट्टा अगर हमें लगाना है तो शेषवर पाठन को प्रेफर करेंगे। ठीक है, चीज़ों को समझना है तो हम मौन पाठन को प्रेफर करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अक्षर जोड़कर पढ़ना अगर हम पढ़ना या पढ़ाना सिखाना चाहते हैं तो हम किसको प्रेफर करेंगे? शेषवर पाठन को प्रेफर करेंगे। ठीक है, एनसीएफ इनमें से किस पठन को महत्वपूर्ण मानती है? फर्स्ट प्रेफरेंस किस पठन को देती है? एनसीएफ इसमें जो महत्वपूर्ण मानती है वो मौन पठन को मानती है, क्योंकि मौन पठन से बच्चे क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट को समझते हैं, चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, और सेल्फ स्टडी के लिए कौन सी होगी? अगर सेल्फ स्टडी एनसीएफ तो इसे ही अच्छा मानती है। ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो बताइए, चिल्ला चिल्ला कर पढ़ेंगे या चुपचाप मौन पठन करेंगे? तो मौन पठन अच्छा था। ऑल इन ऑल हम कहीं कहीं देखिए, हैं तो दोनों ही पठन अपनी जगह महत्वपूर्ण, लेकिन अगर हम उच्च लेवल की बात करें, हायर लेवल की बात करें, तो हमारा जो महत्वपूर्ण होगा वो मौन पठन महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वहीं हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो हमारा जो महत्वपूर्ण हो जाएगा, छोटे बच्चों की बात करें, प्राइमरी लेवल पे भी बहुत छोटे बच्चों की जब बात करें हम, उसमें क्या हो जाएगा हमारा? शेषवर पठन महत्वपूर्ण होगा। देखिए, अब लिखना कौशल में एक चीज़ हो रहा है, हाँ चीज़ें छूट गई हैं कोई बात नहीं, लिखना में एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण आती है, पूछी जाती है कि प्राइमरी स्तर पे बच्चे को लिखना बच्चे को लिखना सिखाने के लिए किस चीज़ से लिखना सिखाना, मतलब किस चीज़ से बच्चों के लिखने की शुरुआत करनी है? अक्षर से, शब्द से, वाक्य से या चित्रांकन से? आप बताइए, अगर प्राइमरी लेवल पर हम बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं तो हमें चित्रांकन, ठीक है, हम अगर प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ना सिखा रहे हैं तो इनमें से किस चीज़ से बच्चे के लिखने की शुरुआत हमें करानी है? अक्षर से, शब्द से, वाक्य से, चित्रांकन से। देखिए, बच्चा जब शुरुआत में लिखता है तो क्या आ पहले ही बना लेता? अ से अनार पहले ही बना लेगा? नहीं बनाएगा। ठीक है, पहले बच्चा क्या करेगा? पेंसिल लेगा, ऐसा कुछ कुछ ऐसा कर देगा, सब में ऐसा गुचमुच सा कर देगा। ठीक है, तो क्या होगा? यही जो गुच्चड़ मुच्चड़ उसने किया है, तो यही क्या है? इसका लिखने की शुरुआत है, यही लिखने की उसकी शुरुआत है। तो बच्चा प्राइमरी लेवल पर चित्रांकन द्वारा लिखना सीखता है। ठीक है, पठन हो गया लिखना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना हमने यहाँ पे बात कर ली। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर जो है हमने आज क्या पढ़ा? हमने पढ़ा भाषा की शाखाएं और क्या भाषा कौशल पढ़ा है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो बने रहिए हमारे लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।